गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द विल पावर एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय 10, जिसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि साम्राज्य और राज्य क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो। वहीं साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई है जो कई क्षेत्रों और लोगों से बनी होती है। साम्राज्य एक सर्वोच्च शासक के अधीन कई अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों का एक समूह होता है। तो साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर हमने जान लिया। राज्य साम्राज्य से छोटा होता है जो एक शासन या सरकार के अधीन होता है। वहीं साम्राज्य साम्राज्य कई क्षेत्रों और लोगों से मिलकर बनी होती है। साम्राज्य के जो शासक होते हैं उनके अधीन कई अलग अलग राज्य या क्षेत्र का एक समूह होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बॉक्स में क्या लिखा हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में, मूंछों पर ताव देते हुए, रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चलहक दमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो राजा के अंदर सारे टैलेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि राजा युद्ध क्षेत्र में ही केवल पारंगत हो। कई कई राजा ऐसे भी होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में पारंगत होने के साथ साथ वे कवि भी होते हैं और संगीतज्ञ भी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे वो कौन से राजा थे जिन्हें युद्ध में पारंगत होने के साथ साथ जो कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। आगे पढ़ते हैं हम। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। अब दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो अरविंद किसकी भूमिका अदा करने जा रहा है? गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा हैं समुद्रगुप्त की, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हर्षेय द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। आगे, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति होती है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रशस्ति के एक वाक्य का जो अंश दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे यहाँ बॉक्स में दिया गया है योद्धा समुद्रगुप्त। यहाँ कवि समुद्रगुप्त के शरीर की सुंदरता को दिखाता है और उसकी तुलना किससे करता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जिनका शरीर यानी कि समुद्रगुप्त के शरीर के बारे में बताया गया है। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। आगे, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र
तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो हम आगे मानचित्र को देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। पहला है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तीसरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंगों से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा है, वह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो पहले यहाँ पे कुछ सिक्के दर्शाए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये समुद्रगुप्त का सिक्का दिखाया गया है, जो कि इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त के चित्र को दर्शाया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। आगे यहाँ लिखा गया है, वीणा बजाने वाले राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दर्शाया गया है, जैसे कि इन सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मानचित्र दिया गया है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। मानचित्र 7 प्रमुख नगर तथा राज्य। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रों को रंगों से दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा होगा, जो कि आर्यावर्त था, जो 9 शासकों का था। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बैंगनी कलर का कुछ ऐसा। तो ये क्या था? बैंगनी कलर का ये आंतरिक राज्य को दर्शाता है। बैंगनी रंग ये आंतरिक राज्य को दर्शाता है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते थे, क्षेत्र आते थे। असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। इसके अलावा यहाँ कुछ बाहरी राज्य हैं जो कि समुद्रगुप्त के अंतर्गत आते थे। इधर यहाँ पे दक्षिणापथ होगा, जो 12 शासकों का था। ये आपको लाल बिंदु से दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विक्रम संवत के बारे में। यहाँ बॉक्स में विक्रम संवत के बारे में लिखा गया है, हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीकों के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ में शकों पर विजय प्राप्त करने की उपलब्धि में की गई थी और इसके अलावा उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या होती हैं? जो विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों के पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। वो क्या होती हैं? वंशावलियाँ, जो वंशानुगत चलती रहती हैं। आगे अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज
जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आगे समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन या हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री श्वेतसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। जो चीनी यात्री थे श्वेतसांग, वे हर्ष के दरबार में भी आए थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। आगे हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बनते हैं। उसके बाद उनके बहनोई जो कि कन्नौज के शासक थे, उनको बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, जिससे वे कन्नौज को अपने अधीन कर लिए और बंगाल पर आक्रमण किए। आगे मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो दक्षिण की ओर बढ़े, वो दक्कन की ओर बढ़े, जहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की लड़ाई होती है, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय होती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में हम आगे की कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इतना ही जानेंगे। आगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य वंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, जो कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, लेकिन समय के साथ साथ यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। आगे पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। अतिक्रमण का मतलब होता है दुरुपयोग। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो हम इस लाइन को याद रखेंगे। उनके दरबारी कवि कौन थे? रविकीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम क्या था? रविकीर्ति। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे हम याद रखेंगे। आगे इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है।
कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। कौन सी पराजय की बात हो रही है? नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें हर्ष की पराजय हो जाती है। तो इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। तो आपको पता होगा, जब भी लड़ाई होती है तो उसमें एक पक्ष की हानि नहीं होती, दोनों पक्ष की हानि होती है। तो लड़ाई से दोनों वंश क्या हो गए? दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। आगे, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखेंगे। भूमि कर इनके लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। आगे, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर पहला पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। तो देखते हैं पहले पॉइंट में क्या लिखा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। दूसरा पॉइंट है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिश्चंद्र एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। तो संधि विग्रहिक किसको कहते हैं? युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री संधि विग्रहिक होता है। तीसरा पॉइंट है, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी, जिसको मुख्य बैंकर के नाम से भी जानते हैं, या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये जो आपके कीवर्ड दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम कुलिक को क्या कहते हैं? मुख्य शिल्पकार। कायस्थ क्या होते थे? लिपिकों का प्रधान। ऐसे ही सार्थवाह किसको कहते हैं? व्यापारी के काफिले का नेता होता था। और नगरश्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। आगे है, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। आगे, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे तथा साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो हमने जान लिया सामंत किसे कहते हैं, सामंत कौन होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा सामंत के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आगे, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़कों,
सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। यहाँ पे उर नामक शब्द आया है, जो कि ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम, नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। नगरम किसका नाम है? नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं बॉक्स में दिए गए कहानी के बारे में। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो इस कहानी के माध्यम से उस समय की शासन व्यवस्था को दर्शाया जा रहा है। आगे, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? आगे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए, और राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में अपने अभिलेख लिखवाए। तो आशा करती हूँ हमने पिछले अध्याय में इसको पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि वह व्यक्ति कौन था जिसने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध थे। और वह राजा का नाम क्या है जिसने प्राकृतिक भाषा में अभिलेख लिखवाए? वे राजा अशोक थे। आगे, चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी की एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो आइए हम बॉक्स में पढ़ते हैं बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कहानी के बारे में। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे
ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अर्थात जब राजा और राजा की सेनाएं, उसके साथ साथ ऊंट, हाथी, घोड़े, ये सब चीज़ें चलती हैं, तो वे अपने पीछे विनाशकारी और विध्वंस की निशानी छोड़ते हुए चलती हैं, जिससे गांव वालों की झोपड़ियां नष्ट हो जाती हैं और उन्हें क्या करती हैं, झोपड़ियों को हाथियां कुचल देती हैं। इसके अलावा व्यापारियों के काफिले में जो जुते बैल होते हैं, वो इस हलचल को देखकर डरकर भाग जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में। अन्यत्र में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अरब के बारे में। अरब जो कि एक मरुभूमि है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अरब मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? और भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उन्होंने सबसे पहले कहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत की? अरब में। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। जैसे हिंदू धर्म में गीता, रामायण ये पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, वैसे इस्लाम धर्म में कुरान को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है, को जीत लिया था। आगे हम कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं, जिसमें है प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन 1700 साल पहले था। तो आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय।